जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सीरीज पसंद आ रही होगी और मैं जो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की उसमें कि कॉन्सेप्ट पर ही सारी चीजें चलती हैं। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट्स को पकड़ें, सवालों को नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो सवाल अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेगमेंट में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट। नंबर सिस्टम की बड़ी हाई डिमांड थी, मैं देखता था हर क्लास के बाद में सर नंबर सिस्टम पढ़ा दीजिए। ऐसा नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। खुद से इतने सवाल क्रिएट करा दूंगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतने सवाल भी होते हैं। मतलब दिमाग में तर्क करना सिखाऊंगा आप लोगों को कि नंबर सिस्टम में तर्क कैसे करते हैं, ठीक है, लॉजिकल कैसे सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसका मतलब पता है क्या हुआ? संख्याओं का वर्गीकरण, कि संख्याओं को कैसे कैसे विभाजित किया गया है और उनसे रिलेटेड सवाल कैसे कैसे आपसे पूछे जाते हैं। नंबर्स, नंबर्स जिसको हम संख्याएं कहते हैं। नंबर्स का मतलब क्या हुआ? संख्याएं तो हुई। नंबर्स जिनको हम संख्याएं कहते हैं। नंबर्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। और मेनली क्या? सबसे पहले हम नंबरों पे जब बात कर रहे थे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की संख्याएं थी जिनको हम रियल नंबर्स कहते थे। क्या कहते थे? रियल नंबर्स। यानी कि हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में इन्हें बोला जाता था वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। अब धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ने लगी, धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ने लगी। सिचुएशन क्या आ गई कि जो मैथमेटिशियंस थे, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने 5 का स्क्वायर किया तो उन्होंने बोला कि भैया 25 होगा। बिल्कुल सही बात थी। और -5 का स्क्वायर किया तो बोले कि यह भी 25 होगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं चल रही थी, वास्तविक संख्याओं पर ऑपरेशंस चल रहे थे। फिर क्या हुआ? अचानक से वो कैलकुलेशन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि भैया रूट में 25 आता है तो हम उसे 5 लिख देते हैं, लेकिन रूट के अंदर -25 आता है। यहां पर उनकी समस्या खड़ी हो गई बहुत ज्यादा। अब वो बेचारे सोच में पड़ गए कि क्या करें, ये है क्या, इसको कैसे निकालें। आप ध्यान से देखो, 5 का वर्ग का मतलब यह हुआ कि 5 का 2 बार गुणा करना है तो 5 25 हो गया भैया, बात खत्म। और -5 के वर्ग का मतलब हो गया कि -5 का गुणा करना है -5 के साथ, तो 5 25 तो हो गया। लेकिन यहां देखिए माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्लस आ रहा है। तो यहां तक तो सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। उनके सामने समस्या खड़ी हुई तब जब उनके पास रूट के अंदर माइनस का टर्म आ गया। आप सोचोगे सर रूट के अंदर माइनस कैसे आ जाएगा? बिल्कुल आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता। मान लीजिए कहीं पर यह लिखा हुआ है कि x स्क्वायर -6, रूट के अंदर x स्क्वायर -6 बन रहा है और x की जो वैल्यू है वो 2 है। जैसे ही आप यहां x की वैल्यू 2 रखोगे 4 आएगा, 4 -6 यानी कि रूट के अंदर माइनस का टर्म बन जाएगा। तो समस्या आ रही थी कि चलो 25 का तो 5 बाहर ले लेंगे, लेकिन ये रूट के अंदर माइनस का क्या करा जाए, क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था। उनके सामने ये समस्याएं लगातार बढ़ गई। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, उन्होंने नई संख्याओं की खोज कर दी और उन नई संख्याओं को नाम दिया गया काल्पनिक संख्याएं, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। यानी कि दूसरे प्रकार के जो नंबर हमारे पास आए उनको बोला गया इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। क्या बोला गया बेटा? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता हूं, पता ही है सभी को। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है जी। अब ये बात उन्होंने बोल दी यहां तक। रियल नंबर्स जैसे, अब रियल नंबर्स, अब इनकी परिभाषा क्या बनी? इनकी परिभाषा क्या बनी? तो देखो, रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं विच कैन बी डिनोटेड
प्रदर्शित करना, डिनोटेड का मतलब होता है प्रदर्शित करना, ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे -3, 0, 1/2, -3/2, ये सारे नंबर हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? इस तरीके से एक लाइन होती है जिसके मध्य पे 0 होता है, फिर यहां पर -1 होता है, यहां -2 होता है, यहां -3 होता है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहां 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसकी परिभाषा हो गई तो भैया बनती तो इसकी भी परिभाषा है, फिर बनती तो इसकी परिभाषा है, तो लिखते हैं विच कैन नॉट बी, जिनको प्रदर्शित ना किया जा सके, विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, जिनको हम नंबर लाइन पर नहीं बना सकते, जैसे माइनस के अंदर 2, -3, -5, -6, इस तरीके की जितनी भी रूट में संख्याएं बनेंगी माइनस वाली, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। तो आप ये समझिएगा कि तरीका क्या चल रहा है। पहले इन पर ऑपरेशंस चल रहे थे चुपचाप, लेकिन समस्या यहां पर आ गई तो इनको एक अलग कैटेगरी दे दी गई, लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने कहा तुम एक अलग घर बना लो और वहां जाके रहो और उस घर के आगे नंबर प्लेट पे लिख देना कि हम इमेजिनरी नंबर हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं, जिसको हम आयोटा भी बोलते हैं। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि रूट के अंदर -1 बनता है तो हम उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब होता है आयोटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? आयोटा। अब चीजें और बढ़ी आगे। अब क्या हुआ कि भैया एक लड़का था, दूसरा आ गया, अब दोनों बड़े हुए। बड़े होने का मतलब समय जैसे जैसे गुजरता गया, समय जब गुजरता गया तो एक समय यह आया कि ये दोनों आपस में लड़ने लगे, ये दोनों आपस में लड़ने लगे। ऐसी समस्या खड़ी हो गई, और ऐसी समस्या जब खड़ी हुई तो भैया पिताजी ने एक बार, पिताजी का नाम क्या है? नंबर्स, उन दोनों ने पास में बिठाया और बोला कि तुम दोनों बैठकर सलाह कर लो और मिलजुल के रहो। और जब वो मिलजुल के रहे तो दोनों ने अपने घरों को बेच के एक अपना घर कर लिया और सब साथ में रहने लगे, और उस घर का नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब हो गया सम्मिश्र संख्याएं। हालांकि सिलेबस में नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बस बता रहा हूं। हालांकि सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल तक का हमारा सिलेबस है और हाई स्कूल के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। जब आप 11th 12th में जाते हैं, 11th में पहुंचते हैं, तो वहां पर आप पढ़ते हैं अलजेब्रा में सम्मिश्र संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं। सममिश्र क्या है? सममिश्र संख्याएं जो हैं वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का सहयोग है, दोनों के संयोग से बनी हुई है, और इनका जो प्रारूप है, जो इनका फॉर्मेट है, वो a+ib के फॉर्मेट में है। a+ib एक जनरल प्रकार दिया गया, जिसमें ये पार्ट हम इसको रियल पार्ट कहते हैं, यानी कि वास्तविक पार्ट कहते हैं, वास्तविक भाग कहते हैं, और ये वाला जो भाग है हम इसको इमेजिनरी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी भाग कहते हैं। बात क्लियर हुई? समझ गए ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। बात क्लियर? तो देखो, यहां तक हमें क्या समझा कि पहले तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ये दोनों हैं क्या? पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जरूरी है। तो हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा, रियल नंबर पे ऑपरेशन चल रहे थे, तो अचानक से वहीं से पैदा हो गए कौन? इमेजिनरी। फिर दोनों लड़े तो दोनों ने मिलकर क्या बना लिए? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बना लिए। लेकिन सारी गुत्थी जो कहानी की है वो आती है रियल नंबर्स में, क्योंकि रियल नंबर्स में और विस्तार हुआ। तो अब हम जब पढ़ेंगे तो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स में अब बारी आती है किस किस की? रियल नंबर्स में काफी सारे नंबर्स होते हैं। जैसे रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स में सबसे पहले आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर
रेशनल नंबर्स। और दूसरा आता है प्यारे बच्चों हमारा इरेशनल नंबर। सभी ने पढ़ा होगा, इंग्लिश में सबने सुना होगा, हिंदी में भी अभी लिखेंगे, आप परेशान ना हो, हर चीज की हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा। इरेशनल, गलत तो नहीं लिखा, सही लिखा है, इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और इरेशनल को बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं भैया? जो P बटे Q फॉर्मेट में होती हैं तथा Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। विच कैन बी, आप लिख सकते हो, आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, ऐसे इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में। विच कैन बी written in P by Q form और Q is not equals to 0, जिनको हम P बटे Q के फॉर्मेट में लिख सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2/5 लिखते हैं, आप 2/5 लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं, -3/8 भी लिख सकते हैं। माइनस प्लस से परिमेय संख्याओं पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस P बटे Q ऐसे होना चाहिए, फ्रैक्शन भिन्न बनी होनी चाहिए। अगर भिन्न नहीं बन रही है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अभी इसमें बड़े बड़े विवाद आएंगे, लेकिन इस कक्षा, इस क्लास के खत्म होने तक दिमाग से सारे डाउट निकाल दूंगा मैं, दिमाग से सारे डाउट निकाल दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो? -3/8 इस तरीके के जितने भी संख्याएं हैं। अब जैसे किसी ने कहा कि गुरुजी 22/7, बिल्कुल सही बात है, ये एक परिमेय संख्या है। कोई कह दे गुरुजी √9, क्या ये परिमेय है? सवाल बहुत है, मैं कह रहा हूं दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी, आप बेफिक्र रहिए। भैया √9 को मैं रूट से निकालकर 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9, और बटे में 1 लगा दूं तो ये P बटे Q है। बिल्कुल सही बात है, P बटे Q है, और Q का मान 0 नहीं है, Q का मान 1 है। तो √9 को भी मैं क्या बोल सकता हूं? एक परिमेय संख्या बोल सकता हूं। क्या √16 को भी बोल सकता हूं? जी हां, बोल सकता हूं। क्या √36 को भी बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। आप समझ गए होंगे ये बात। ठीक है, कि दिखना हमेशा चीजें एकदम क्लियर दिखाई दे वो जरूरी नहीं है। जैसे ये क्लियर दिख रही थी, लेकिन यहां पर क्लियर नहीं दिख रही। आप कह दोगे, कोई आपसे कह दे क्या ये एक परिमेय संख्या है? भैया परिमेय संख्या बन सकती है, इसको बनाया जा सकता है, आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इनको हम परिमेय संख्या बोल रहे हैं। अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी बात कर ली जाए थोड़ी सी। क्या लिखा गया भैया? विच कैन नॉट बी, जिनको विच कैन नॉट बी रिटन, जिनको नहीं लिखा जा सके, इन P by Q, जिनको हम नहीं लिख सकते, विच कैन बी और विच कैन नॉट बी, जिनको नहीं लिखा जा सकता P बटे Q के फॉर्मेट में, P बटे Q के फॉर्मेट में जिनको नहीं लिखा जा सकता है, हम उनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सारी चीजें बढ़िया समझ में आती है। अब समझाता हूं, देखो मैंने कहा आप लोग √3 का मान पढ़ते हो 1.732। क्या दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या ये पूरा मान होता है? क्या ये पूरा मान होता है?
अगर आप √3 निकालेंगे, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना, उसमें √3 डालना, ठीक है, उसका मान निकालना, कंप्लीट वैल्यू आएगी नहीं, लास्ट में ई लिख देगा, क्योंकि उसकी लिमिट से बाहर है, उसकी लिमिट से बाहर है। क्योंकि इसके आगे 1.732 तो हम ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी होती हैं, इसके बाद भी होती हैं। और जब ये वैल्यूज बढ़ती रहेंगी, प्रॉब्लम करती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, तो हमें नहीं पता कि दशमलव हटा के कितने जीरो नीचे लाने हैं। जब तक नीचे कितने जीरो लाने हैं, जैसे मान लो आप कहते हो ना कि 1.5 लिखा है, तो आप इसको कैसे हल करते हो कि भैया 1.5 है, ये हटाया, बटे में एक जीरो, 10 आ गया, तो ये 15/10 बन गया। और 15/10 को हम p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और p/q फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। लेकिन जब आपको इसका पता ही नहीं कि इसके विस्तार में कितने अंक आ रहे हैं, तो आप कितने जीरो नीचे लगाओगे, तो आप p/q में नहीं ला पाओगे। मेरी बात पर गौर करना, ये चर्चा का विषय, और आगे और भी चर्चा होगी इस पर, ठीक है ना, ये चर्चा का विषय है और इस पर और भी चर्चा होगी। लेकिन समझोगे ध्यान से, मन से, लगन से, तो सब समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, पाई का मान हम लोग 3.14 ले रहे हैं। आज तक भी पाई का मान आप गूगल भी करोगे, मान लीजिए आपने कहा कि गुरुजी गूगल कर दे क्या, तो पाई का मान पूरा लिख देंगे क्या? मैं लिख देता हूं, मत परेशान होइए, जरा गूगल देवता हमारे चल जाए, मैं आपको बताता हूं। फुल वैल्यू ऑफ पाई लीजिए। अब देखो, इतना बड़ा नंबर आया है मेरे सामने, ठीक है, पाई इज इरेशनल नंबर लिख रहा है, विच मीन्स इट इज नॉट इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स। और पाई का इतना बड़ा मान है, देखो मैं कह रहा हूं आप गूगल करिए, देखिए इमेज के अंदर पाई बनाओ, पूरी वैल्यू लिखी हुई है 3.14159 मतलब दिख भी नहीं रहा यार, आंखें कमजोर हो गई हमारी। 92653589793938 पता नहीं कितना है, मैं सारी वैल्यूज एंड स्टिल काउंटिंग। जो भी व्यक्ति हमने बिठाया हुआ है कि भैया तुम पाई के मान की खोज करो, वो ढूंढ रहा है और कह रहा है इट इज नॉट एंडिंग, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग चला के अपना काम चलाने के लिए 3.14 ले लिया। जब ये खत्म नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा है, वो शांत दशमलव, अशांत दशमलव, याद है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अभी आएगा, डेसिमल्स पे आ रहे हैं इसके बाद तुरंत ही। तो ये अशांत दशमलव है, ये शांत नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है खुद को। जब रिपीट नहीं कर रहा है तो हमें नहीं पता कि पॉइंट के बाद कितने जीरो नीचे लाऊं, और जीरो नीचे लाने के बाद जब p/q बनेगा और q का मान जीरो नहीं होगा, इसीलिए इसको अपरिमेय बोला गया है। क्या मेरी बात क्लियर हो पा रही है आप लोगों को अभी तक? जरा बता दीजिएगा, है ना, कमेंट किया करो। क्लास के बाद मैं सारे कमेंट जरूर देखता हूं, क्लास अपलोड होने के बाद। आज ये क्लास अपलोड होगी शाम को, आप लोग पढ़ने के बाद अपना अपना फीडबैक जरूर दिया करें, ठीक है। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेसिमल्स पे। किस पर आते हैं? डेसिमल्स। डेसिमल मतलब हो गया दशमलव, डेसिमल्स। देखो भैया, 3 तरीके के डेसिमल्स होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, अभी सबके बारे में उसके नाम से ही समझा दूंगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म ही नहीं होता, एंड रिपीटिंग होता है, लेकिन रिपीट करता है खुद को, नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है ना। अशांत मतलब
टर्मिनेटिंग। अशांत का मतलब हुआ जो शांति नहीं हो रहा, चले जा रहा है, मतलब 2-4 थप्पड़ मार दिए, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, फिर भी पिट रहा है, फिर भी चिल्ला रहा है, लेकिन शांत नहीं हो रहा, मतलब ये चलता जाएगा, बट ये रिपीट करेगा, रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है जी, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब सबका एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आराम से, चिंता ना करें, आराम से समझें, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है अपने पास कोई भी। एक है नॉन टर्मिनेटिंग, एक और है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये और भी उजड्ड है, पिट रहा है और खुद ही कपड़े फाड़ने में लगा हुआ है। एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब देख रहे हो, ना तो खत्म हो रहा है, ना तो शांति बैठ रहा है, और नई नई चीजें खराब कर रहा है, घर के सामान तोड़ रहा है ना। मम्मी कुटे जा रही है, पापा बेल्ट बजा रहे हैं, मम्मी वाइपर बजा रही है, वाइपर टूट गया, झाड़ू पे आ गई, चप्पलें बज रही हैं, मजे ही मजे, लेकिन शांत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब हुआ जो खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म, मतलब मर नहीं जाएंगे। ठीक है ना, दिमाग में कि 13वीं करवानी पड़ेगी गुरुजी, तो 13 नहीं करानी पड़ेगी, चिंता ना करो। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हुआ, एग्जाम्पल जैसे 0.5, बड़ा शांत है, आराम से खत्म हो गया, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहा। इसको हम लिख सकते हैं कैसे? हम इसको लिख सकते हैं 5/10, और 5 से एक बार, 5 से 2 बार, 1/2 आ गया। अच्छा, ये क्या P/Q में दिख रहा है? दिख रहा है। अगर ये P/Q में दिख रहा है बच्चों, तो क्या मैं इसको रेशनल नंबर बोल सकता हूं, परिमेय संख्या बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं भाई, बिल्कुल बोल सकता हूं। अगर मैंने लिख दिया 0.45, तो 4/5 आ गया। 5 से कटा 9 बार, 5 से कटा 20 बार, 9/20 हो गया। कितना हो गया? 9/20 हो गया। ये भी P/Q फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, बस अभी इतना ही समझना, ज्यादा सरदर्द नहीं लेना। अब यहां आ जाओ, इस वाले से देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसके नाम को पढ़ो कि नॉन टर्मिनेटिंग कहता मैं पिटूंगा, मैं पिटता रहूंगा, मुंह चलाता रहूंगा, लेकिन मैं शांत नहीं बैठूंगा। यानी कि 0.3333333 चलते रहने दो, खत्म ही नहीं हो रहा, ये डॉट डॉट दिखा रहे। लेकिन एक अच्छाई है इसके अंदर, क्या पता है? क्या? टूटी हुई चीज को ही तोड़ रहा है। चप्पल, एक ही चप्पल बार बार उठा के फेंक रहा है। ठीक, तो ये शांत है, मतलब शांत तो नहीं है, लेकिन अच्छाई इसके अंदर ये है कि एक ही चीज को तोड़ रहा है, नुकसान ज्यादा नहीं कर रहा है। उसमें ये सबसे ज्यादा नालायक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.353535, 2 नंबर भी रिपीट कर सकते हैं, ऐसे भी होंगे। ठीक है, इनको हम बार वाले क्वेश्चन भी बोलते हैं। जैसे 0.3 के ऊपर बार लगा है, फिर हम कहते हैं कि 3/9 कर लो इसको, है ना, सबने सुना होगा। ऐसा होता क्यों है? मैंने कहा ना कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था यूपीएससी में यहां पर आप लोगों को, तो मैंने कहा था कि हर चीज के क्यों पर तर्क करेंगे। जब तर्क करेंगे तो वो चीजें जीवन भर के लिए अच्छी हो जाएंगी। मैथ एक जादू की तरह, आप अच्छे से जब सीख जाते हो, एक होता है क्या, देख लिया, समझ लो आप मेले में गए हो, आपने जादू वाले के पास गए कि बोलो इसके अंदर से मुर्गी निकाल दूं, मुर्गी को सिक्का बना दूं, पत्ते इधर से उधर से नोट, देखा ना। और लेकिन वो आपको जब सिखा देता है और आप सीख जाते हैं, लेकिन पहली बार जब आप किसी को दिखाते हैं तो आप खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। अब वो जादूगर जो है वो जादू दिखा रहा है, उसमें क्या है, वो आप सोचो फोटो फ्रेम से वो कबूतर निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते कबूतर? आपको उनकी ट्रिक बता दी जाए फिर भी उतनी सफाई से आप नहीं निकाल सकते हो। एक फोटो फ्रेम है, उसमें कबूतर की फोटो बनी हुई है, और उन्होंने क्या किया, झट से ऐसे किया और कबूतर निकल आया। कैसे भैया? आपने तस्वीर में जान कैसे डाल दी? तस्वीर में जान नहीं थी, वो एक ट्रिक थी, और उसको इतने बार प्रैक्टिस किया गया है कि वो एकदम जादू की तरह लगता है। तो ऐसे ही गणित है, आपने सीख लिया कि ये ऐसा होता है, अब आपने ये सीख लिया कि ऐसा क्यों होता है, तो अब आप किसी को भी जादू दिखा सकते हो कि भैया देख ये ऐसा है, तू बता सकता है कैसे होता है? नहीं पता ना, चल मैं दिखाता हूं। तो वो आपकी एक्चुअल नॉलेज को दिखाता है।
वो आपकी वास्तविक ज्ञान को दिखाता है। तो हमेशा क्यों की तरफ भागो। गणित से अगर प्यार करना है, आप ये सोच के मत पढ़ो कभी भी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यार ये सीसेट में कितना ही आएगा, हमारे पे क्या फर्क पड़ता है। ना बेटा ना, बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचना भी मत कभी, जीवन में दिमाग में भी मत लाना ये चीज। ये विषय जो है आप सीखोगे, आप अपने आगे आने वाली जनरेशन को उतना ही लॉजिकल बना सकते हो। हर चीज का क्यों जानते हो। इस संसार में हर चीज किसी ना किसी कारण से, और कारण का ज्ञान हमें सिर्फ गणित देती है, सिर्फ गणित देती है। तो गणित को ज्ञान उसकी तरह सोचो कि भैया ऐसा होता क्यों है। तो चलिए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, है ना। इसको हम रिकरिंग डिजिट्स बोलते हैं, पुनरावृत्ति भी होती है, रिकरिंग डिजिट्स। ये रिकरिंग डिजिट्स क्या है, इन पर जरा हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा 0.333, ये 9 कहां से आया, जबरदस्ती आपने 9 लगा दिया, ऐसा हुआ क्यों, है ना। तो हमने मान लिया कि भैया हमें इसका मान निकालना है कि 3/9 कैसे हुआ। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि काम करते हैं, इसका मान हमने मान लिया x है। ठीक है, क्या है, वैसे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 3/9, एक डिजिट है 3/9 आ गया। मैंने मान लिया कि इसका मान जो है वो x है, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 में मैंने 10 से गुणा किया। जब 10 से गुणा होगा प्यारे बच्चों, तो x में 10 से गुणा होकर 10x हो जाएगा। अब ये राइट हैंड साइड में हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसमें 10 से गुणा करोगे, एक 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3.3333333 डॉट 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 डॉट। ये वही बात हो गई कि ये समुद्र था, समुद्र में से मैंने एक लोटा जल ले लिया, तो समुद्र पर क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इस समुद्र में से एक 3 इधर शिफ्ट हो गया 10 के गुणा होने की वजह से, तो उतने ही डॉट यहां है, उतने ही डॉट यहां है। ठीक, चलिए अब क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 से एक को घटा दिया जाए, तो घटाइए जरा, माइनस कर दीजिए, इधर भी माइनस करिए, इधर भी माइनस करिए। 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा। कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 9x। और 3.3333 में से 0.33333 घटा दूं, तो बेटा पॉइंट के बाद जितने 3 यहां है, पॉइंट के बाद उतने ही 3 यहां होंगे, ये घट जाएंगे, और 3 में से 0 घटेगा तो यहां 3 आ जाएगा। x का मान हमको चाहिए, क्योंकि हमने इसका मान x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/9। तो आप ध्यान से देखिए कि ये 9 क्यों आया, एक डिजिट रिपीट कर रही थी इसलिए एक 9 आया। यदि 0.343434 होता तो यहां 34 पूरा लिखता और नीचे 99 लाता, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट कर रही है खुद को। जितने डिजिट खुद को रिपीट करेंगे उतने ही 9 हम इसके नीचे लेकर आएंगे, उतने ही 9 हम इसके नीचे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी इस पर विस्तार में चर्चा होगी, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये, सवाल नहीं करा रहा हूं भी, सिर्फ कारण बताया, लिख दिया था इसलिए कारण बताना जरूरी था। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं 35/99 लिख दूं तो मुझे नहीं लगता किसी के पेट में कोई दर्द होगा। अच्छा, एक चीज नोटिस करी, ये भी p/q फॉर्म में आ गया, ये भी p/q फॉर्म में आ गया, तो क्या मैं इसको भी रेशनल नंबर बोल सकता हूं, बोल सकता हूं रेशनल नंबर। यूपीएससी ने सवाल पूछा अपने सी सेट में, और इसको भी रेशनल बोल सकता हूं। यूपीएससी ने सवाल पूछा अपने पेपर में, सी सेट में, क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। क्या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स को रेशनल नंबर बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है, प्रूफ आपके सामने है। जबरदस्ती नहीं है कि अरे बोल दो क्या जा रहा है तुम्हारा, कारण समझो। ठीक, तो ये भी रेशनल होते हैं, ये भी रेशनल होते हैं, पर ये लास्ट वाले ये सबसे ज्यादा कुटैल बच्चा है। इसमें जितनी कुटाई हुई है कोई नहीं पिटा। ये 3 बेटे हैं लेकिन पिताजी माताजी इसको बहुत मारते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नालायक है।
उछल कूद इसकी लगातार चलती ही रहती है। जिस कारण यह सबसे ज्यादा नालायक प्रवृत्ति का हो चुका है। लेकिन कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, सुधार देंगे हम। अपना एक अलग ही ऑरा है, इसका अलग ही स्थान है। ये क्या है? जैसे कि अभी आपने पाई का मान लिखा था 3.141592 डॉट 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 डॉट। क्या लिखा है? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है भैया? यूपीएससी में सीसेट, सॉरी यूपीएससी का एग्जाम तैयार कर रहे हो, सिविल सर्विसेज का है, बन जाओगे आईएएस आईपीएस, तो क्या करोगे? यू आर टर्मिनेटेड, यू आर सस्पेंडेड, है ना भाई। कोई करप्शन करेगा, तुम्हारा फर्ज तो बनता ही है सामने सामने तो एटलीस्ट करोगे, बाद में चाहे भले सपोर्ट कर दो, क्योंकि सपोर्ट के बिना देखो दुनिया तो चलती नहीं। बुरा मानने वाली बात नहीं है उसमें, ठीक। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं करेंगे, एंड नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं करेंगे। और जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो जब ये टर्मिनेट नहीं कर रहे, रिपीट नहीं कर रहे हैं, मैं इनको P बटे Q फॉर्म में नहीं ला सकता। P बटे Q फॉर्म में नहीं ला सकता, इसीलिए मुझे इनको मजबूरन क्या बोलना पड़ेगा कि तुम हो नालायक, इसीलिए तुम्हारा नाम है इरेशनल। ठीक है, क्या बोलना पड़ेगा कि भैया तुम हो एक नंबर के नालायक और तुम्हारा नाम है इरेशनल। ठीक है, चलिए बात क्लियर हो गई यहां तक। तो आप लोगों ने डेसिमल के बारे में समझा। अब डेसिमल के बाद मैं आता हूं इंटीजर्स पे। किस पर? इंटीजर्स पे। इंटीजर्स जिनको हम पूर्णांक कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक, ये पूर्णांक जो है, पूर्णांक जो है दो तरीके के होते हैं, बल्कि दो क्या तीन बोलूंगा मैं, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है क्योंकि यूपीएससी लैंग्वेज के साथ खेलता है। सबसे पहला नेगेटिव इंटीजर्स। देखो पूर्णांक, पहले पूर्णांक की बात समझ लो। पूर्णांक क्या है, इंटीजर्स क्या है, यहां से समझो। इंटीजर्स है, इंटीजर्स है कि भैया माइनस अनंत से शुरुआत की और चलते 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 जीरो आया और यहां से गए प्लस अनंत तक। यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के सारे, लेकिन कैसी संख्या होनी चाहिए? जैसे -5, -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4। तो ये जो है पूर्णांक दशमलव में नहीं होने चाहिए, पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए। पॉइंट नहीं चलेगा, पॉइंट नहीं चलेगा, पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए। ठीक, अब इसी में इंटीजर्स में आते हैं नेगेटिव। अब इन्हीं के बच्चे निकल के आ गए, इन्होंने फिर घर तोड़ लिया। बच्चों के आजकल हो गए बहुत ज्यादा नालायक, बाकी जगह सब ठीक चलता है। पिता ने पूरा परिवार बनाया, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के सभी लोगों को जोड़ कर रखा, लेकिन कहीं ना कहीं तक कुछ ना कुछ गलतियां रही। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 से शुरुआत हुई, -2 हुई, -3 हुई और कहां तक चले गए? माइनस अनंत तक चले गए। ठीक है, कहां तक चले गए? माइनस अनंत तक। फिर आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब देखो इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। और उसके बाद आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हुआ धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक।
ऋणात्मक पूर्णांक ये हो गए तो धनात्मक में ये आ जाएंगे भैया प्लस वाले, +1 +2 +3 +4 +5 और कहां तक प्लस इन्फानाइट तक। फिर एक और नई चीज, मतलब नई चीज क्या, यूपीएससी तुम जानते हो बाल की खाल निकालता है, उनने लिख दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब बताओ भैया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो बच्चे पता है क्या सोचने लगे कि इसमें तो पॉजिटिव की बात हो रही है, नॉन नेगेटिव जो ऋणात्मक नहीं हो, जो ऋणात्मक नहीं हो, तो उन्होंने कहा ये दोनों सेम होंगे। लेकिन यहां पर यूपीएससी ने गेम खेल लिया। क्या यूपीएससी ने गेम खेला भैया, उन्होंने बोला नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया कि इसमें 0 भी आ जाएगा और फिर बाकी सारे प्लस के भी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें 0 भी आ जाएगा, नॉन नेगेटिव। अब चूंकि 0 जो है वो तो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव, न्यूट्रल साइड होती है वो बिल्कुल, ना ही वो नेगेटिव होती है ना ही वो पॉजिटिव होती है, वो न्यूट्रल साइड होती है बिल्कुल प्रॉपर। तो 0 जो है, 0 भी किस में आएगा, नॉन नेगेटिव। यह सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, यह सीडीएस में भी पूछा, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप कृपया करके थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। चलिए इतना आप लोग समझ जाइए, थोड़ा सा अगर कहीं कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। चल, तो भैया इंटीजर की बात समाप्त हुई, अभी और संख्याएं भी थी, संख्याएं बहुत है, हर संख्या के बारे में हम खुलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई। अच्छा हाँ, इनको होल नंबर्स भी बोला जाता है, होल नंबर्स भी वही पूर्णांक ही होते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इनको होल नंबर भी बोला जाता है, 0 होल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आएंगे, देखो नेचुरल नंबर सभी को पता है यार, नेचुरल नंबर्स के बारे में सभी को पता होगा। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 यहां तक। ठीक है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद ऑड नंबर्स विषम संख्याएं, है ना। और उसके बाद इवन नंबर्स सम संख्याएं, इवन नंबर्स सम संख्याएं। देखिए ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कैसी होती हैं, जैसे 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, यही पढ़ा होगा ऐसे ही, है ना। कभी किसी से पलट के सवाल करते कि क्या गुरुजी -7 एक विषम संख्या नहीं हो सकती है। विषम संख्या का कभी भी चिन्ह से कोई ताल्लुक है ही नहीं, विषम संख्या का कभी किसी चिन्ह से ताल्लुक है ही नहीं। बात समझ में आ रही है। -5 भी एक विषम संख्या, -3 भी एक विषम संख्या, -1 भी एक विषम संख्या है। माइनस प्लस से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो।
यानी कि जो संख्याएं 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होंगी, k का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने कहा k का मान 1 रख दूं गुरुजी, तो रख दीजिए बेटा। 2 एकम 2 प्लस 1 आएगा 3 और 2 एकम 2 माइनस 1 आएगा 1। बात समझ में आ रही है? तो माइनस प्लस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्म होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं। ऐसे ही सम संख्याएं 2, अच्छा 0 भी एक सम संख्या है, ध्यान रखिएगा। कोई ये बात नहीं बताता, कोई नहीं बताता। ये सवाल खड़ा हुआ तब मेरे को खुद पता चला 2015 में। सोचो कितने साल से पढ़ रहा हूं, कितने साल से पढ़ा रहा हूं कि 0 एक सम संख्या है। 2015 में पता कैसे चला? मैं सीटेट पढ़ा रहा था उस टाइम। तो सीटेट का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा जिसमें सीबीएसई ने सीटेट के पेपर में पूछा था। फिर मैंने रिसर्च करी, और उस टाइम मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे हमारे पास, गरीब लोग थे। तो हमने रिसर्च करी, किताबें ढूंढी, किताबों में ज्ञान लिया, तो काफी देर बाद हमको वो चीजें प्रमाणित हुई। तो उस दिन से हम बड़ा अच्छा लगता है बताते टाइम। आप लोग भी याद रखिएगा, बच्चों को बताइएगा कि 0 भी एक सम संख्या है। 0 भी एक सम संख्या है। 2 हो गया, -2 हो गया, 4 हो गया, -4 हो गया, तो प्लस माइनस से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका फॉर्म क्या होगा गुरुजी? इसका फॉर्म होगा बेटा 2k, सिर्फ 2k। इसमें प्लस माइनस 1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इवन नंबर्स। चलिए, यहां पर इवन ऑड के बारे में जानकारी हो गई है पूरी तरीके से। अब हम जरा प्राइम नंबर्स की तरफ रुख करेंगे और थोड़ा सा प्राइम नंबरों के बारे में ज्ञान लेंगे। आज क्या है कि मैं आपको क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूं। और क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आप सीखिए और फिर हम इसको और आगे एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से सवाल पूछता है, ठीक है। नंबर सिस्टम से सवाल पूछता है। चलिए, ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। इवन नंबर्स के बारे में जानकारी पूरी हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर बड़े प्यारे नंबर होते हैं। इन्होंने बहुत कुछ बोला अपने बारे में। ये बड़ा थोड़ा से शांत स्वभाव के हैं, लेकिन दिल में काफी कुछ छुपाए हुए हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि सर मैं उसे प्यार तो बहुत करता हूं लेकिन उसे कह नहीं पाता हूं, मेरे दिल में उसके लिए समुद्र उबल रहा है या उबड़ रहा है, जो भी है, उमड़ रहा है ना। तो ये उसी प्रकार के हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्या, मतलब ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं है, अपने ही रंग में रंगे हुए हैं, अपने ही रूल्स बना रहे हैं। ऐसे लोग आगे चल के थोड़े सनकी हो जाते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। देखो, सर्वश्रेष्ठ नहीं, ये दुनिया बहुत छोटी है और व्यक्ति का जीवन बहुत छोटा होता जा रहा है। प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, और सबसे बड़ी बात हेल्पिंग हैंड्स, बी काइंड। हमेशा जब भी मौका मिले, सही परिस्थिति हो, मौका जब भी मिले, लोगों की मदद करें। लेकिन हां, ध्यान रखें, मैंने कहा परिस्थिति सही हो। परिस्थिति सही क्यों हो? कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में जा रहे हैं, 12 बजे गाड़ी में बैठे हुए हैं और देखा कि भैया एक महिला खड़ी हुई है गाड़ी के पास और कह रही है कि लिफ्ट दे दो, और बिठा लिया, पता चला कि उन्होंने लूट लिया उल्टा तुम्हें, है ना। तो संभल के, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो 2 किलोमीटर दूर आगे जाएं और वहां खड़े होकर पुलिस वाले को फोन कर दें 100 नंबर पे कि ऐसे ऐसे फलानी जगह पर मैंने एक महिला को देखा जिनकी गाड़ी शायद खराब है, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर सका हूं, तो आप आके देख लीजिए। मदद की जरूरत होगी तो ठीक है, नहीं तो गोली चलेगी, ठाए ठाए ठाए, क्या पता चलेगा, ठीक। चलो, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो किसी से मिलती जुलती नहीं थी। ये सिर्फ किससे मिलती है? सिर्फ एक से मिलती है, उसका नाम भी एक है। यानी कि ऐसी संख्या विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड थे। जैसे संख्या 3,
ये या तो 1 से कट जाती थी या 3 से कट जाती थी, और कोई दो इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होते। 5 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगी या 5 से कटेगी। 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो सिर्फ 2 ही नंबरों से कटे, या तो स्वयं से कटे, या तो स्वयं से कटे, या फिर 1 से कटे। बात क्लियर हुई? इसीलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही? अब सवाल ये पैदा हुआ, जो हालांकि कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन हम थोड़े से मैथ में थोड़ा खुराफाती रहे हैं हमेशा से, कि गुरुजी -5 क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं। अगर किसी अभाज्य संख्या में, जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन अगर उसके आगे माइनस लग गया तो वो अभाज्य नहीं बची। क्यों नहीं बची? कारण क्या है? कारण ये है प्यारे बच्चों कि अभाज्य होने के लिए उसको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, 2 से अधिक ना हो। लेकिन यहां तो ये चीज फॉलो कर रही है कि 1 से कटेगा या 5 से कटेगा बस। लेकिन ये देखो -1 से भी कटेगा, देख लो डिवाइड हो जाएगा। ये -5 से भी कटेगा, ये 5 से भी कटेगा, और ये 1 से भी कटेगा। तो इसके 4 फैक्टर बन रहे हैं, इसके 4 फैक्टर बन रहे हैं। और जब इसके 4 फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि 4 गुणनखंड बन रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ कि ये जो संख्या है वो है नालायक। तो इसको हम अभाज्य में नहीं डालेंगे। बात समझ में आई? भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो जैसे कि 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है ना, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 21 होती है। 21 नहीं होती यार, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है। ठीक है, आपको एक बात थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, 1 से 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक, और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती है। तो इस हिसाब से 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 हो गई भैया। 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10 है, तो टोटल 15 और 10 25। 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ तथ्य हैं जो आपको लिख लेने चाहिए, जो जरूरी है। तथ्य नंबर 1, तथ्य यानी कि फैक्ट नंबर 1, 2 is the only even prime। 2 जो संख्या है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य है, एकमात्र। इसके अलावा कोई भी संख्या सम नहीं है। अभाज्य संख्याओं में कोई भी संख्या आप लिख लीजिए, दुनिया की सभी संख्याओं में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उसमें एकमात्र 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी सारी विषम है। सारी संख्याएं बाकी विषम है। समझ पा रहे हो? बाकी सारी संख्याएं कैसी हैं? विषम है। और एक बात और लिख लीजिएगा, 2 जो है सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। सबसे छोटा, अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो 2 है। मन में एक सवाल खड़ा होता है, हमारी भी खड़ा हुआ था, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये सवाल खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, कि गुरुजी 1 को अभाज्य क्यों नहीं बोला गया? वो भी किसी से नहीं कटता, सिर्फ खुद से कटता है। तो इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी तक तुम्हें प्राइम नंबर जिसने भी पढ़ाए होंगे स्कूल में, तो वो ये बोल देते हैं
कि जो खुद के टेबल में कटे वो अभाज्य है, जबकि ये गलत है। एक खुद के टेबल में कटता है लेकिन एक अभाज्य नहीं है। सही डेफिनेशन है जिसके दो फैक्टर हो। आप एक के फैक्टर करोगे तो सिर्फ एक ही आएगा, दूसरा कोई फैक्टर आएगा ही, क्योंकि एक को काटने के लिए सिर्फ एक चाहिए, ये किसी और से कटेगा ही नहीं, जिद्दी है। जब इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, जिस वजह से इसको इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में नहीं रखा गया, इसीलिए दो सबसे छोटी संख्या बन गई, दो सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक। फैक्ट नंबर 2, 3, 5, 7 is the only pair of consecutive numbers। 3, 5, 7 जो हैं, 3, 5, 7 जो हैं, ये एकमात्र क्रमागत क्रम में आगत, क्रम में आने वाले, क्रमागत का मतलब क्रम में आगत, यानी कि क्रम में आने वाली एकमात्र पेयर है जिनमें दो दो का अंतर चलता है। देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पेयर देख लो आप, 3, 5, 7, फिर 11, 13, फिर छूट गया 17 आ गया, है ना। तो ये जरूरी है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? ये हो गया प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी। अब हम जरा कंपोजिट नंबर्स पे आ जाते हैं। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अभी आपने क्या सीखा? अभाज्य संख्या। अब आप क्या सीखेंगे? भाज्य संख्या, जिनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब बताओ जरा डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वहीं बैठ के अपने मन में बोलिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी बात को समझ रहे थे। जिनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बताओ। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं मतलब, अरे अभाज्य के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, तो भाज्य के दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। भाज्य के दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, हम उनको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं बोलेंगे। अब ऐसी संख्याएं, अब इसकी डेफिनेशन तो लिखना बनती है ना भैया। which have more than two factors, और 4 स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है भैया। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। क्यों? क्योंकि एक भाज्य नहीं है, ना ही वो अभाज्य है, क्योंकि खुद से ही कटती है। 2 एक अभाज्य है, 3 एक अभाज्य है। ये तीनों, ये दोनों, ये तो कुछ है ही नहीं, ये दोनों अभाज्य हो गई। तो 4 एक ऐसी संख्या है जिस 1 से भी कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो 3 फैक्टर यहीं आते हैं, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या हम इसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हम इसी को बोलते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं रिलेटिवली प्राइम बोल लो या को प्राइम कह लो, सह अभाज्य। बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेटिवली प्राइम, या आप को प्राइम भी कह सकते हो, को प्राइम नंबर्स। रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर्स। रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये हुआ, रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये हुआ जिनको हम सह अभाज्य कहते हैं। सह, व्याकरण की तरफ जाओ। मैं हमेशा कहता हूं हिंदी बड़ी मधुर भाषा है, क्योंकि हमारे कण कण में है। बच्चा बोलना सीख ले कि उसकी स्पीच थेरेपी होती है, उसको सिखाया जाता है हमारी भाषा। इंग्लिश के लिए स्पीकिंग कोर्स है, कहीं इंडिया में कहीं पर लिखा हो हिंदी स्पीकिंग कोर्स, कहीं लिखवा है?
हम लोग बचपन में किताब पढ़ते थे, हमारे पिताजी ले आते थे रैपिडेक्स। रैपिडेक्स मतलब अच्छा, वो इतनी मोटी सी किताब, कई कई फॉर्मेट में आती थी, कई पतली भी रैपिडेक्स है। रैपिडेक्स मेरे हिसाब से जो मेरी जनरेशन के रहे होंगे 30-31 साल, जिनकी आज उम्र होगी, वो सबने रैपिडेक्स खरीदी होगी, क्योंकि सबके माँ बाप ये चाहते हैं हमारा लौंडा साला फॉरेनर बन जाए 2 मिनट में। अरे भैया काहे के लिए, उसको हिंदी समझने दो, हिंदी से ही मधुर भाषी बन रहा है वो। सह अभाज्य, सह का मतलब क्या होता है कि साथ में, सह का मतलब क्या होता है साथ में, है ना। सह का मतलब होता है साथ में, और अभाज्य मतलब जो साथ में ना कटे उनको बोलते हैं हम सह अभाज्य। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। देखो बताता हूं, जैसे मैंने कहा 2 और 3, क्या ये एक दूसरे को काट सकते हैं, काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते, ये एक दूसरे को नहीं काट सकते। यदि एक दूसरे को नहीं काट सकते तो इसीलिए तो सहअभाज्य है। मैं लिख दूं 4, 5 और 7, सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये नहीं है कि 2 ही होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अरे भैया 10 ले लो, भाई एक दूसरे से कटे ना कोई भी, एक दूसरे से कटे ना कोई भी, ना 4 5 के टेबल में आता, ना 5 4 के टेबल में आता, ना 7 के टेबल में, तो ये सहअभाज्य हो गए। समझ पा रहे हो बात को। और इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक अगर आप लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हो आप इन दोनों में से, कुछ नहीं, एक के अलावा कुछ नहीं ले सकते। लेकिन यदि मैं 4 और 6 की बात कर देता तो इन दोनों में से 2 बाहर आ सकता है और अंदर 2 और 3 बच सकता है। क्यों, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, मैं क्या कह रहा हूं। विषय कठिन नहीं है, तर्क कठिन हो रहा है, तर्क नहीं कर पाते हो तुम लोग। जैसा बोल दिया ठीक है जी, व्याकरण की तरफ जाओ, उसके नाम से उसकी परिभाषा आपको मिलेगी, और जब उसके नाम से उसकी परिभाषा मिलेगी तो आप सारी चीजें आराम से समझ सकते हैं। ठीक, जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। समझ पा रहे हो बात को, क्लियर है। ठीक, तो ये हो गई हमारी रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं या को प्राइम भी बोलते हैं, सह अभाज्य हिंदी में इनको बोला जाता है। इसके अलावा एक लास्ट हमारा आज का जो है वो, और उसके बारे में बता दूं, ट्विन प्राइम नंबर्स, इनको हिंदी में ट्विन अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, जिनको हिंदी में भी ट्विन अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ये क्या है, ये ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं, मेरी पूरी भाषा को सुनना, जिनमें 2 का अंतर चलता है। जैसे कि 3 और 5 ये दोनों ही अभाज्य हैं और 2 का अंतर है। 5 7 दोनों ही अभाज्य हैं और 2 का अंतर है। 11 13 दोनों ही अभाज्य हैं और इनमें 2 का अंतर है। 17 19 दोनों ही अभाज्य हैं और 2 का अंतर है। हालांकि कोई सवाल नहीं बन पाता इन पे, हालांकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने ऐसा कोई ऐसा सवाल नहीं देखा जो बहुत ज्यादा क्लिष्ट हो, कठिन हो। इस पर सवाल नहीं बनता है, लेकिन ज्ञान जरूरी है, बहुत जरूरी है ज्ञान। ठीक, तो मैंने इसके बारे में आपको विस्तार में समझा दिया। आई थिंक समझ में आ भी गया होगा भाई, है सही कह रहा हूं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहां तक हमने आज जो है क्या क्या सीख लिया, हमने बहुत कुछ सीख लिया आज वैसे देखा जाए तो। हाँ, हालांकि सिर्फ क्लासिफिकेशन एक बहुत बड़ा वो होता है, तो सीखना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारी संख्याओं के बारे में सीखा, हमने रियल नंबर्स के बारे में सीखा, फिर हमें इमेजनरी नंबर्स के बारे में सीखा, हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखा, सम संख्याओं के बारे में सीखा, विषम संख्याओं के बारे में सीखा, कंपोजिट नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, और नंबर्स बहुत सारे। आज हमने सीखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमने सीखा है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और अगली क्लास में हम आपको
मिलेंगे इसी के आगे विस्तार में चर्चा करते हुए, और चीजें देखेंगे कि क्या है इसमें। और अब सवाल की तरफ भी तो बढ़ना जरूरी है ना भैया, सवाल भी तो आएंगे, सवाल कहां ले जाओगे, तो सवालों की तरफ मैं आगे आपको लेकर चलूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।